जैसा कि हमारे अनूप भाई ने बहुत अच्छे से ये 5 मूल मंत्र जो भी इस स्वदेशी केंद्र का है उस पर उन्हें स्वास्थ्य पे तो बताया है, आगे के जो मूल मंत्र हैं उस पर भी हम थोड़ा थोड़ा उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अनु जी बताइए। जी, हमने अभी जो स्वास्थ्य के बारे में जाना, तो स्वास्थ्य का हमारा पहला मंच है। उसके बाद जो हमारी 4 आवश्यकताएं हैं हमारे जीवन की, शिक्षा, कृषि, स्वरोजगार, पर्यावरण। वैसे अगर इन चारों पर बात करेंगे तो बहुत लंबा समय जाएगा। मैं बहुत इन शॉर्ट में संकेत करना चाहता हूँ कि हम किस तरह से शिक्षा, कृषि, स्वरोजगार और पर्यावरण को बचाने वाले हैं। शिक्षा का जब मैं बात करूंगा तो आप शिक्षा का सीधा संबंध हमारी संस्कृति और सभ्यता को भी जोड़ कर लेंगे जी। ऐसा नहीं सोचेंगे कि शिक्षा और सभ्यता और संस्कृति की तो कोई बात ही नहीं की जा रही है, वो शिक्षा का ही अंग माना जाता है। हमारी शिक्षा, जो हमारी वैदिक शिक्षा थी, जो हमारी सनातन शिक्षा थी, वो बहुत उत्तम थी। आज के समय में अगर मैं कहूँ कि वह फिर से उसी रूप में स्थापित हो सकती है तो मुझे नहीं लगता कि कोई आसान काम है। शायद बहुत मुश्किल है या शायद हो भी ना पाए, लेकिन समय के परिवर्तन के अनुसार हम उस शिक्षा में एक बदलाव कर सकते हैं, जो मेरा अपना व्यक्तिगत चिंतन है और मेरे कुछ साथियों का चिंतन है। अगर माताएं, हमारे घर की नारियां, वैदिक नारियां हमारे घर की अगर इस जिम्मेदारी को लेना शुरू कर दें या इस जिम्मेदारी को ले लें कि हम हमारे घर के बच्चों को 8 वर्ष तक या 5 वर्ष तक विद्यालय या ट्यूशन या किसी व्यक्ति के पास भेजेंगे ही नहीं। ये सभी माताओं बहनों से मेरा अनुरोध है, निवेदन है। जो अनुज भाई कह रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप लोग सभी से सुनिए। माताएं जब तक संकल्प नहीं करेंगी, हमारे बच्चे तब तक नहीं खड़े हो सकते। देखिए, हम बचपन से वही कुछ सीखते हैं जो हम अपने परिवार में देखते हैं जी। और हमारा बचपन ही हमारे आने वाले भविष्य की झलक दिखाता है। हमारे जितने भी महापुरुष आज जिनको हम याद करते हैं, अगर उनका बचपना देखें तो बचपन में भी वो झलक उनके अंदर दिखाई देती थी। तो ऐसा नहीं था कि वो झलक स्वयं में दिखाई देती थी, वो झलक उसके पहले उस व्यक्ति के माँ और पिता में भी रहती थी, तभी दिखाई देती थी। तो वो झलक माता में आए, इसके लिए माताओं को हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को पढ़ना पड़ेगा, हमारे रसोइये को पढ़ना पड़ेगा, खान पान को पढ़ना पड़ेगा, आहार को पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि ये पूरा जो, देखिए, जो 7 धातुएं मैंने कही, वो 7 धातुएं बनती हैं किससे? पहले रस धातु से, और ये रस आदि धातुएं किससे बनती हैं? आहार से। और आहार को पकाने और बनाने का काम कौन करता है? हमारे घर में माताएं, हमारी वैदिक नारियां करती हैं। तो शिक्षा के स्तर पे हम यहाँ तक अपने बच्चों को तैयार कर सकते हैं कि अगर माँ 5 साल तक हमारे बच्चों को हमारे महापुरुषों की गाथाएं सुनाए, हमारे वीरों की जीवनियाँ सुनाए, संस्कृत श्लोक सुनाए, वेद मंत्रों के पाठ सुनाए और स्वयं भी सुने, बाल पुस्तकें दे, बाल कथाएं, पंचतंत्र की कहानियाँ सुनाए, उसको ऐसी बातें बताए जिससे बच्चा वीर हो। आप इस बात में ये भी कह सकते हैं, या मेरा सवाल है इसी बीच में, कि जो अगर माताएं बहनें अगर गर्भ धारण किए हुई हैं और उस समय वो वीर गाथा या इस तरह की कहानियां भी पढ़ेंगी, तो पेट में जो गर्भाशय में जो बच्चा है वो वीर पुत्र की तरफ जा सकता है। और इसका उदाहरण भी सीधा साधा है, वीर अभिमन्यु जी। कोई छुपा नहीं है, सच्चाई है, ये हकीकत है। माँ के गर्भ में ही बच्चा समझने सेंसेस आ जाते हैं उसके पास, ये प्रूफ हो चुका है। तो माताएं जब अपने बच्चों को तैयार करेंगी, जब अपने बच्चों को सिखाएंगी, तो हर व्यक्ति के जीवन में उसका पहला गुरु उसकी माँ होगी। लेकिन जब माँ ही उस चीज को नहीं जान पाएगी तो बच्चे को क्या सिखाएगी? इसके लिए वो पहले स्वयं को जागरूक करे, स्वयं वो पुस्तकें पढ़े, स्वयं वो ग्रंथ पढ़े, फिर प्रतिदिन अपने बच्चे के साथ समय दे। बच्चों की गलतियों पर रिएक्ट ना करें, मारे नहीं, जो कि आज दिन रोज हो रहा है। जब बच्चा कुछ अच्छा कर दे तो उसकी शाबाशी जस्ट डबल कर दें, लेकिन जब वो गलत कर दे तो उससे कुछ बोले ही नहीं, उसको कुछ डांटे ही नहीं, क्योंकि वो वही सब कुछ कर रहा है जो उसके आसपास मौजूद है। बिल्कुल सही। कुछ बाहर से तो नहीं कर रहा है कि वो कोई परमाणु बम बनाने का वो कर रहा है या शराब खोल कर बैठ रहा है, ऐसा तो नहीं। वही कुछ खिलौने वगैरह खेल रहा है, ला रहा है, फेंक रहा है, कुछ इंक गिरा दे रहा है, यही कर रहा है। तो डांटो नहीं। धीरे धीरे बच्चा ये समझने लग जाएगा कि किस तरह के काम करने पर घर वाले मुझे शाबाशी दे रहे हैं और किस तरह के काम करने पर घर वाले मुझे ध्यान ही नहीं देते, मुझे कुछ नहीं बोलते, लगता है मैंने गलत कर दिया इसलिए वो मेरे को कुछ नहीं बोलते। ऐसा बच्चा
बच्चा जब समझने लगेगा तो वो सही गलत का भेद करना सीख जाएगा, और जब बच्चा सही गलत का भेद करना सीख जाएगा तो वो फिर भविष्य में कोई भी शिक्षा उसको दिला दीजिए, कोई भी हायर एजुकेशन पढ़वा दीजिए, कोई भी उच्च स्तरीय शिक्षा दिला दीजिए। हमारे सारे महापुरुषों ने उच्च स्तरीय शिक्षा ली है। ऐसा नहीं है सुभाष चंद्र बोस बाहर जाकर नहीं पढ़े, ऐसा नहीं है गांधी बाहर जाकर नहीं पढ़े समझे, ऐसा नहीं हमारे बाकी क्रांतिकारी नहीं गए, सब गए बाहर। तो हमें वर्तमान को भी नहीं खत्म करना है, और हमारे जो हमारा पास्ट है, जो हमारा भूतकाल है, उसको भूल भी नहीं जाना है, और हमारे भविष्य की बिना चिंता के छोड़ देना ये भी गलत है। हमें सब कुछ देखकर अपने वर्तमान को काम करना पड़ेगा। माताओं को तैयार होना पड़ेगा। माताएं तैयार होंगी तो हमारा परिवार भी स्वस्थ हो जाएगा और हमारे बच्चे भी स्वस्थ हो जाएंगे। तो शिक्षा के स्तर पर हम यहाँ से बदलाव करके आगे काम बढ़ा सकते हैं। दूसरा है कृषि। कृषि का दायरा जो है वो शिक्षा के थोड़ा पहले है, क्योंकि शिक्षा का दायरा माँ से शुरू होता है, और माँ का पूरा काम खाद्य पदार्थों से है, आहार से है, और आहार का पूरा काम कृषि से है। तो कृषि हमारी जब तक सुरक्षित नहीं होगी, जब तक हमारी एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री नहीं सुरक्षित होगी, तब तक हम कभी भी आहार नहीं ठीक कर सकते, और आहार नहीं ठीक कर सकते तो हम गर्भ नहीं ठीक कर पाएंगे। जमीन बंजर होगी तो गर्भ भी बंजर होगा, और जमीन से खराब फसल उगेगी तो गर्भ से भी खराब ही फसल उगेगा, ये निश्चित है। तो हमारा कृषि, हमारा जमीन अगर उत्तम बने, इसके लिए आज बहुत सारे साथियों ने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। आप जैसे भाइयों ने तो पूरा 150 से ज़्यादा गौशालाएँ घूम डाली हैं। हमारे देश का कृषि व्यवस्था का आधार ही गाय है, और गाय का गोबर और पंचगव्य है। उसके साथ साथ मैं गोपाल सुतारिया भाई जी के पास गया था, मैं उनसे मिला था। उन्होंने भी कुछ गौ कृपामृतम वगैरह बनाया है, पूरे देश में बांट रहे हैं, बहुत अच्छा परिणाम है। हमारी जमीन अच्छी हो सकती है, इसका विकल्प हमें मिल चुका है। अब दूसरी बात, हमारा फसल जो हमारा अनाज है वो उत्तम हो, इसके लिए हाइब्रिड, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आप सभी हाइब्रिड बीजों को अगर किसान है तो लाना बंद कर दीजिए। हाइब्रिड की जगह पर अगर किसी किसान ने एक बीज भी रखा हुआ है, एक बीज भी रखा हुआ है, तो वो 4 महीने बाद आपको कम से कम 100 बीज तो दे ही सकता है, और 100 बीज से हम 4 महीने बाद लाख बीज तो तैयार कर ही सकते हैं। अगर बिल्कुल खत्म हो चुका हो, एक बीज भी बचा रह जाए, तब भी हम बीजों से बीज बना सकते हैं। तो हमें कृषि के रूप में ये बदलाव करना पड़ेगा। जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ ना विनय भाई, ये इतनी जल्दी होने वाला परिवर्तन नहीं है। इसी बीच में मेरा एक और भी निवेदन है कि आने वाले समय में आपको हर जगह हाइब्रिड बीज दिखाई देगा, और आप लोगों को किसानों से जुड़कर वो देसी बीज को इकट्ठा करना है, क्योंकि अभी सारे किसान भाई लोग सारे देसी बीजों को वो इकट्ठा कर रहे हैं। तो 350 किसानों से हम लोग जुड़े हुए हैं, और 150 गौशाला में भारत में भ्रमण कर चुका हूँ। तो मैं ये भ्रमण का काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देश समाज को और अपने भारत सभ्यता संस्कृति मिट्टी के बर्तन जो हैं भाई लोग, उनके पास भी मैं गया हुआ हूँ, उनके पास भी भ्रमण किया है। और 25 से 30 मिल्क प्लांट देसी गाय का उधर भी मैं गया हूँ, गुरुकुल 18-20 में गया हूँ। तो ये सब हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों को घर बैठे कम से कम जैविक उत्पाद या स्वदेशी उत्पाद पे तो आपको आना पड़ेगा, अगर आप इतनी मेहनत नहीं कर पाएंगे। आगे और जानते हैं अनुज भाई से। तो कृषि हमारी ठीक हो, इसके लिए 2 चीज़ पर काम करना पड़ेगा। पहला है बीज और दूसरा है जमीन। जी बिल्कुल। हर क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में भी अगर काम करना है सुधार के तौर पर, तो 2 चीज़ पर काम करना पड़ेगा। पहला है बीज और दूसरा है जमीन। 7वीं धातु जो शुक्र धातु है और माँ का गर्भ, ये 2 चीज़ मजबूत होगा। हमारा जो बीज है और हमारा जो बंजर जमीन है, ये 2 जब अच्छा बन जाएगा तो हमारा ये जो क्रम है अपने आप एक सरलता की तरफ बढ़ेगा, और स्वास्थ्य तो अपने आप ठीक होता ही चला जाएगा। ये परिवर्तन जैसे ही कृषि बदलेगा, शिक्षा बदलेगी, तुरंत आपका स्वास्थ्य बदलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप जानते रहेंगे अपने स्वास्थ्य के बारे में, तब तक हम आपको बता चुके रहेंगे कि कैसे जानना है। तो उसके बाद कृषि के बाद आता है हमारा स्वरोजगार। स्वरोजगार क्यों चाहिए? क्योंकि धर्म, अर्थ और काम, ये तो धर्म है, हमें ये बचाना है, ये बचाना है, ये बचाना है। अब रही बात अर्थ की, अर्थ भी तो चाहिए, क्योंकि जीवन के त्रिवर्ग हैं, धर्म, अर्थ और काम। धर्म भी करना है जो कि चाहिए, अर्थ भी चाहिए, काम भी चाहिए, किसी से भाग नहीं सकते।
तो अर्थ के लिए आपको स्वरोजगार करना पड़ेगा। जॉब के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसलिए हम जॉब नहीं कह सकते, बहुत सारी कंपनीज हैं जो जॉब दे रही हैं। और इसलिए स्वरोजगार क्यों करना है? क्योंकि हमें स्वदेशी की भावना रखनी है। जब तक स्वरोजगार नहीं शुरू होगा, स्वदेशी कैसे आएगा? जॉब में तो हम जॉब किसी मल्टीनेशनल्स की ही कर पाएंगे, स्वदेशी तो वहाँ आ नहीं सकता। पूरा समय उसी में जा रहा है। हम तो उन्हीं की SOPs, उन्हीं का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो करेंगे, हम तो अपना कुछ कर ही नहीं सकते। स्वदेशी तभी आएगा जब स्वरोजगार होगा, क्योंकि भारत सदैव से स्वरोजगार सालों साल, हजारों साल से भारत स्वरोजगार करने वाला देश रहा है। भारत के घर में आज जैसे चीन के घर घर में स्वरोजगार बैठा है, वैसे भारत के घर घर में कभी स्वरोजगार होता था। हमारे पास ना उतनी पूंजी है, ना अभी उतना मैन पावर है, ना हमारी उतनी लोगों में अभी एक तरीके से उपस्थिति हो पाई है, पहचान हो पाई है कि हम उस व्यापक रूप से उस परिवर्तन को कर पाएँ। लेकिन स्वरोजगार के तौर पे हम उन अपने युवा साथियों को पॉकेट तौर का खर्चा दे करके, या कह सकते हैं उनका आर्थिक एक सामान्य तरीके से परिवार चलाने की स्थिति बनाते हुए, कुछ स्वदेशी उत्पादों को उनको दे करके एक स्वरोजगार की व्यवस्था तैयार करने का विचार बना रहे हैं। और वो चल भी रहा है। बहुत सारे साथियों ने आज पिछले 3-4 सालों से हम लोगों से जुड़कर अपने स्वरोजगार को शुरू किया है, और आज उनका और वो पूरा परिवार अच्छे से, एक बहुत अच्छा तो नहीं कह सकता, लेकिन एक सामान्य जीवन जी रहे हैं। तो स्वरोजगार तभी संभव है जब हम अपने जीवन में संकल्पित होंगे कि हमें अपने राष्ट्र के लिए कुछ करना है। जब हम एजुकेशन लेते वक्त ही ये प्रिपेयर रहेंगे कि एजुकेशन पूरी होने के बाद मुझे भागना नहीं है, बाहर के लिए, विदेशों के लिए या शहरों के लिए, मुझे प्रोजेक्ट वर्क करना है कि करना क्या है मुझे देश के लिए, वो मैं बनाऊंगा, न कि मैं जॉब के लिए भाग जाऊंगा। ये जब शुरुआत हो जाएगी तब स्वरोजगार स्थापित होगा, और जब स्वरोजगार स्थापित होगा तो स्वदेशी आएगा, और अर्थ हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और स्वरोजगार का संबंध सीधे सीधे अर्थव्यवस्था से है। जैसे मैंने कहा कि शिक्षा का संबंध हमारी संस्कृति और सभ्यता से भी है, उसी तरह स्वरोजगार का संबंध हमारी अर्थव्यवस्था से भी है। अब अंतिम आता है पर्यावरण। पर्यावरण हमारा ठीक हो, उसके लिए हमने एक छोटा सा उपाय सोचा है। सरकारें जो भी आ रही हैं सड़कों बाकी इत्यादि चीज़ों के लिए, मैं तो देख रहा हूँ पेड़ कट ही रहे हैं। पेड़ लग रहे हों ऐसा मुझे कम सूचना आता है। अगर किसी के पास हो तो मुझे भेज दे कि इतने पेड़ यहाँ पर लगाए गए, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। कटने के ज़्यादा खबर आ रहे हैं, जंगल भी काटने के खबर आ ही रहे हैं जगह जगह से। तो ये स्थिति ना बने कि जैसा हम 2 साल पहले मास्क और सिलेंडर के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे थे और 500-500 रुपये का सिलेंडर 25-25 हज़ार रुपये में खरीद रहे थे। ऐसा ना हो कि राजीव भाई की भविष्यवाणी सच हो जाए कि एक दिन ऐसा आएगा जब 2-2 किलोमीटर पर टेलीफोन बूथ की तरीके से ऑक्सीजन बूथ बनेगा, और लोग वहाँ जा करके पैसे दे करके 2 घंटे की ऑक्सीजन लेंगे, फिर चलेंगे, फिर आगे जाकर पैसे देंगे, पेट्रोल की तरफ फिर ऑक्सीजन लेंगे। ऐसा ना हो, इसके लिए हम वही काम कर सकते हैं कि जब हमारे अपने बच्चों का जन्मदिन आए तो एक वृक्ष लगाएं और उसे अपने बच्चे का नाम दें। जब हम उस वृक्ष को अपने बच्चे का नाम देंगे तो हमारी भावना, हमारा संबंध उससे जुड़ जाएगा और हम उसका पालन पोषण करने लगेंगे। केवल वृक्ष मानकर ना लगाएं कि जन्मदिन पर लगा दिया, उसका नाम देकर लगाएं कि मैं इस वृक्ष को लगा रहा हूँ, मेरे बेटे का 1 साल गया है, मैं इसके 1 साल जाने के उपलक्ष्य को खराब नहीं जाने दूंगी। एक ऐसा पेड़ लगाऊंगी जो 100 साल तक काम देगा, जो 100 साल। मैं अपने बेटे की 1-1 साल को 1000-1000, 500-500 साल की यादगार बनाने के लिए हर साल 1-1 पेड़ लगाऊंगी। इसमें एक और बात जोड़ना चाहता हूँ कि जो माताएं अपने बच्चे से दूर रहती हैं किसी भी कारणवश से, तो उस पौधे को देख के वो अपने बच्चों को याद कर सकती है। उसमें ममता और ये सारा भाव जुड़ा हुआ है। जो शहरों में रहते हैं, अगर लोगों के मन में ये प्रश्न है कि गांव में तो संभव पेड़ है, जो शहरों में रहते हैं तो आजकल बोनसाई ट्री छोटे-छोटे आ रहे हैं, वही पेड़ों को, वो भी बहुत अच्छा ऑक्सीजन देते हैं। उनको आप गिफ्ट करिए इस बर्थडे पर, अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को। लड़के लड़कियां आपस में गिफ्ट करती हैं, वो ना करके आपस में पौधों को गिफ्ट करें, पौधों को दें, नेचुरल चीज़ों को दो, प्राकृतिक चीज़ों के लिए बढ़ाएं, छोटे छोटे सेमिनार लगाएं, तो हम जाकर पर्यावरण को बचा सकते हैं। और चिल्लाने कहने से कुछ नहीं होगा। एक और एक विकल्प है कि वृक्ष लगाएं, 100 लगाएंगे। मैं अगर बिजनेस का फंडा भी यहाँ अगर अप्लाई करूँ, अगर कि 100 कस्टमर से मिलोगे तो कोई 10 कस्टमर प्रोडक्ट लेने को तैयार होगा, तो भी हम यहाँ पर सक्सेस हैं कि अगर 100 पेड़ लगाया और 10 पेड़ भी हमारा बच गया या लग गया।
तो हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे, इसी के साथ हम हमारे जीवन में ये जो एसी का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं, गाड़ियों का उपयोग जो इतना ज़्यादा अंधाधुंध तरीके से कर रहे हैं, इतना अधिक थर्माकोल से बने हुए प्रोडक्ट्स का यूज़ कर रहे हैं जो कि शादी ब्याह में कितने सारे मात्रा में खिलाया जा रहा है, बाद में उनको जला दिया जा रहा है, वो कितना कार्बन डाइऑक्साइड करके पूरे हमारे पर्यावरण को खराब कर रहा है। कितनी इंडस्ट्रीज हैं जो कि एक्स्ट्रा हमारे जो उनके वेस्टेज होते हैं उन वेस्टेज को धुएं के रूप में हमारे वायुमंडल में मिला दे रही हैं। कितने जानवरों के कत्ल हो रहे हैं जिनके चीख और वाइब्रेशंस के थ्रू हमारा इन्वायरमेंट गंदा हो रहा है। तो पर्यावरण को सुरक्षित रखना है तो सबसे पहले अपने भूमि को सुरक्षित रखना पड़ेगा। हृदय सुरक्षित होगा, फिर भूमि सुरक्षित होगी, तब हमारा पर्यावरण सुरक्षित होगा। और अगर पर्यावरण नहीं सुरक्षित है तो हम नहीं सुरक्षित हैं, क्योंकि वो भी पंच महाभूतों से निर्मित है, हम भी पंच महाभूतों से निर्मित हैं। उसको भी बनाया है पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश ने, और हम भी बने हैं पृथ्वी जल अग्नि और वायु आकाश से। मेरा अगला सवाल अनुज भाई से यही है कि जो स्वदेशी संघनाथ के संचालक हैं वो राजीव दीक्षित जी हमारे गुरु हैं, हमारे वो आत्मा में बसे हुए हैं हम सबके, तो हम लोग राजीववादी हैं। तो हमारा सवाल बिना राजीव भाई के तो हो नहीं सकता इस चैनल पर। तो मैं राजीव दीक्षित जी के बारे में उनके लिए जो अनुज भाई के मन में भाव है या जो विचार हैं वो मैं चाहता हूँ वो खुलकर आप सब लोगों के सामने वो बताएं। डिप्लोमा इन फार्मेसी के बच्चों को लेक्चर के तौर पर पढ़ाया भी, लेकिन कहीं भी मुझे अंदर से संतुष्टि नहीं थी कि क्या करूँ। फिर मेरे एक मित्र हैं सीनियर जिनकी चर्चा मैंने अभी थोड़ी देर जब आप जॉब कर रहे थे तो राजीव भाई के व्याख्यान को और वो सबसे प्रभावित हो चुके थे? नहीं, मैं प्रभावित नहीं हुआ था। मैं बस इतना जानता था कि कोई शख्स है राजीव दीक्षित जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ कहा है और बताया है और किया भी। तो किसी ने तो उनका नाम आपके सामने प्रस्तुत किया होगा। मैं बता दे रहा हूँ, वो भी वही बात पर मैं आ रहा था। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र किया, लखनऊ में हमने जिन अपने सहयोगी के साथ, मिश्रा जी के साथ काम स्टार्ट किया था, इत्तेफाक से वो मेरे सीनियर भी थे 2 साल पहले, और वो राजीव दीक्षित जी को काफ़ी दिनों से सुन रहे थे, जान रहे थे। वो अक्सर मुझसे कहा करते थे कि अनुज तुम इस बंदे को जरूर देखो, इसकी बातें तुम सुन लोगे, चूंकि मैं जानता हूँ तुम अगर सुन लोगे, तुम्हारा स्वभाव मुझे पता है, तुम पूरा आगे पीछा निकालोगे, तुम एक बार जरूर सुनो जरूर। जिस दिन मैंने सुनना शुरू किया उनको, और मैं तब तक हॉस्टल में ही था, जब मैंने सुनना शुरू किया, एक वीडियो देखी 3 मिनट की, 5 मिनट की, फिर 7 मिनट की, फिर आया वीडियो 20 मिनट 22 मिनट का, वो देखते देखते 2-2.5 महीने 3 महीने मैंने ऐसे 2-2, 3-3 मिनट की वीडियो, 15-15, 20-20 मिनट की वीडियो जब समय मिला देखा। जैसे ही 2-2.5 महीने बीता, मैंने उनकी लंबी लंबी वीडियोस देखना शुरू कर दी जो 2.5 घंटे की यूट्यूब पर पड़ी, और आपकी दिलचस्पी बढ़ती चली गई। पूरा ऊपर से नीचे यूट्यूब पे जितनी वीडियोस थी, मतलब मैंने आपको कह सकता हूँ टाइम के हिसाब से अगर कहूँ तो 8-8, 10-10 घंटे लगातार मैंने उनके व्याख्यानों को सुना, 8-8, 10, और एक एक व्याख्यानों को 3-3, 4-4 बार सुना। क्यों कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, इस बात को यहाँ पर इसी तरह से क्यों कह रहे हैं, कारण था कि क्योंकि अगर मुझे केवल जानकारी तक प्राप्त रहना होता तो मैं सुनकर उतने में ही बैठता, लेकिन मुझे उनके विचारों पर चलने की प्रेरणा मिल चुकी थी तब तक कि नहीं, मुझे चलना है, मेरा रास्ता यही है, मुझे मेरा रास्ता मिल गया, मुझे मेरा रास्ता मिल गया। और जब मुझे मेरा रास्ता मिला तो मैंने प्रदीप दीक्षित जी से कांटेक्ट करा, उनको सारी बातें कही। पहले बाकी सारे साथियों की तरह, जो आज गरम दल के साथियों की तरह जो भड़ास मन में होती है, मेरे मन में भी थी। मैंने प्रदीप भाई को सीधे ऑफर करा, हम बिगुल बजाना चाहते हैं, ये अभियान करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। उन्होंने कहा देखिए 2 तरह के लोग काम कर रहे हैं, आप चाहे गरम दल वाले में चले जाइए जो लोग काम कर रहे हैं, नहीं तो अगर आपको वास्तव में कोई उद्देश्य लगाना है, कोई रचनात्मक स्वरूप तैयार करना है, फिर आप हमारे साथ आइए। हम वहाँ गए, 1 साल रहे वहाँ पर, चीज़ों को सीखा, देखा, समझा, अध्ययन किया। राजीव भाई के लिए जिन लोगों का जो प्रेम है, उस प्रेम को मैंने वहाँ रहकर 1 सालों में देखा। राजीव भाई का जो प्रेम आपने देखा, तो वहाँ के जो लोग उस केंद्र में हैं
उनके अंदर देखा या नहीं, जो लोग आते थे बाहर? जो लोग आते थे बाहर से उनके अंदर देखा, चूंकि उनको एंटरटेन करने का काम वहाँ पर मेरा ही होता था। उनको ले जाना, गौशाला घुमाना, ये करना वो करना, सारी सेवाएं हम वहाँ करते थे। मेरा भी 2 साल पहले आगमन, 4 साल पहले आगमन हुआ था वर्धा। अच्छा, हमने वहाँ पर बहुत अच्छा है, हर साल वैसे जाता रहता। मैं तो वहाँ 1 साल रहा भी हूँ। वहाँ पर हमने अश्वगंधा, शतावरी वगैरह की खेती भी करी। तो वापस आते हैं, लंबा विषय अंतर ना करते हुए, तो राजीव भाई की फ्रीक्वेंसीज को, राजीव भाई के वाइब्रेशंस को मैंने उस आश्रम पर महसूस किया 1 साल। मेरे अंदर वो एनर्जी भरती थी जब मैं सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के उनके छत तक जाता था और उस आश्रमों में टहलता था, तो मुझे एक एहसास होता था कि नहीं यार, कोई तो है साथ में जो कुछ ना कुछ इंडिकेशन कर रहा है बार बार। 1 साल के बाद फिर वहाँ से जब हम लोग आने के बाद जब वीडियोज़ और व्याख्यान के माध्यम से लोगों के बीच जाना जब शुरू किया, तब मुझे धीरे धीरे राजीव भाई का स्वरूप, राजीव भाई का वो आउटसाइड कैमरे का जो व्यू होता है, जब जो होता था, वो व्यूज मुझे धीरे धीरे दिखने लगा, समझ आने लगा कि कहाँ पर राजीव भाई ने किस तरह की बात क्यों कही है, कहाँ पर जाया करते थे तो किस तरह के इन्वायरमेंट में कैसा देखने को मिलता था और क्यों उन्होंने ऐसा कहा। जैसे मैं भी गया कालाहांडी राजीव भाई के जहाँ व्याख्यान थे, जहाँ उन्होंने 3 लोगों की बात की थी, वहाँ मैं गया तो मैंने देखा, आज भी 4 से 3 साल पहले की बात है, आज भी वहाँ पर एक बड़ा सा मैंने तालाब देखा जिसमें चारों तरफ से शहरों का कचरा आ रहा है और एक तरफ छोटा सा सीमेंट कर दिया गया है, उसी पर बैठ के औरतें और बच्चे नहा रहे हैं उसी तालाब में। मतलब आज भी कालाहांडी की ये स्थिति है। तो कालाहांडी के बारे में तो जब राजीव दीक्षित जी का मैं व्याख्यान सुना था तो आंखों में आंसू के सिवा, दर्द के सिवा कुछ नहीं था। लेकिन जैसा कि अनुज भाई ने बताया कि 4 साल पहले भी वहाँ जाके ये स्थिति उनको देखने का ये जो मौका मिला, तो वो मौका जो है वो ठीक नहीं था, वहाँ बदलाव हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं ऐसा कुछ। आगे सुनते हैं और क्या है। वैसे व्यवस्था परिवर्तन से चीज़ें बदलती हैं, सत्ता परिवर्तन से नहीं, ये राजीव भाई कहा करते थे। लेकिन आज मैं ये कह सकता हूँ कि परिवर्तन हो रहा है, बिना व्यवस्था बदले भी बहुत कुछ परिवर्तन दिख रहा है। वापस आते हैं राजीव भाई के प्रति मेरी जो प्रेम और मेरी जो भावना है, वो मैं एक शब्द में अगर कहूँ तो वो मेरे लिए सब कुछ है। मैंने हर उस मौके पर, हर उस परिस्थिति में उनके होने का एहसास पाया है जब मेरे पास कहीं से कोई भी स्थिति का कोई रास्ता नहीं बचा। मैंने 3 दिन स्टेशन पर भी बिताया है बिना खाए पिए, उन दौरान में जिन दौरानों में मैं अपने अध्ययन और सीखने की कड़ी में चला करता था, जब कोई बैठने का भी साधन मेरे पास नहीं था कहीं पर। 3-3 दिन स्टेशन पर रहते हुए भी मैंने उन चीज़ों को छोड़ा नहीं, बल्कि मेरी एनर्जी और 2 गुनी हो गई उस काम को करने के प्रति। मेरी भावना, मैं इन चीज़ों से बिल्कुल हट गया। क्या ज़मीन, क्या फर्श, क्या बिछना, क्या सोना, कुछ नहीं। करना है तो राष्ट्र के लिए करना है, मरना है तो राष्ट्र के लिए मरना है। बिल्कुल सही। इस बीच जो लोग आएंगे वो राष्ट्र के अंदर जुड़े हुए मेरे संबंधी, सगे और लोग होंगे, राष्ट्र के बाहर और उससे बढ़कर कोई नहीं होगा। और जिसने मुझे राष्ट्र प्रेम करना सिखाया वो तो उससे भी बड़ा हो सकता है। मेरे लिए एक शब्द में मैं कहूँगा कि अद्भुत, अविश्वसनीय शख्स और पर्सनैलिटी राजीव भाई है। आज जो मेरे मन की इच्छा थी, जो मेरा भाव था राजीव भाई के लिए, और बिल्कुल वैसा ही भाव आज मैंने अनुज भाई के अंदर में देखा था। मैं इनके वीडियो को यूट्यूब चैनल के माध्यम से और सोशल मीडिया पे मैं काफ़ी फॉलो कर रहा था, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं अनुज भाई मुझे समय नहीं दे पा रहे थे, तो बड़ी मुश्किल से वो आज समय मुझे दिए। और मैं ये जो भाव था उनका राजीव भाई के प्रति, बाकी जो स्वदेशी केंद्र वो अपना काम कर रहे हैं, ये तो हम लोगों को करना ही करना, लेकिन राजीव भाई से प्रेरित होके हमारे भारत देश में ऐसे बहुत लोग हैं, जो पुरुष हैं, महिलाएं हैं, माताएं, बहनें, बहुत लोग हैं। और हम सब लोगों को मिलकर अपने इस देश के लिए, समाज के लिए, गौ माता के लिए और वैदिक कृषि के लिए और आपकी शिक्षा पद्धति के लिए, गुरुकुल के लिए, मिट्टी के बर्तन कुम्हार जो हमारे सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं, उनके लिए, उनको इतना तक पता है कि कौन सी मिट्टी से कौन सा बर्तन, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, लाल मिट्टी। तो इतने सारे विषय पे अगर आप कोई भी विषय को आप पकड़ लेते हैं या अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपका जीवन सफल हो सकता है। आपको लक्ष्य, जैसा कि मेरा लक्ष्य है गौ माता और राजीव भाई के विचारों पे चलना, तो मेरे जीवन का तो लक्ष्य यही है और ये मरते दम तक रहेगा। तो आज जो मैंने अनुज जी से इतनी सारी बातों पे या विषय पे बातचीत हुई है, मैं बहुत ज़्यादा इनसे प्रभावित हुआ हूँ, क्योंकि
मैं अपने दिल की बात उन्हीं लोगों से बताता हूँ जो मेरे ही जैसा हो एकदम। और ये बिल्कुल ये समझ लीजिए शक्ल हम लोगों की अलग है, लेकिन अंदर दोनों के राजीव दीक्षित जी की आत्मा है, ये हम लोगों ने महसूस कर लिया है। मैं इनसे बात कर रहा हूँ, इनका इंटरव्यू ले रहा हूँ, लेकिन मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो ये राजीव भाई के होने का एहसास है। ना मानो तो पत्थर, मानो तो देव, यही मैं कहना चाहता हूँ। और आगे चल के अब दूसरे वीडियो में हम इनके उत्पादों को भी देख लेते हैं, जिससे आप लोगों को पता लगे स्वदेशी केंद्र पे किस तरह के उत्पाद हैं।